आपने वहां यूक्रेन के अंदर बना दी एक नेशनलिस्ट नियो नाजी पार्टी, जो कि इस वक्त जेलेंस्की को घेरे हुए है। ये जहां भी होंगे उनकी बंदूकें इनके ऊपर है, वो इधर से उधर टस चमस नहीं हो सकते। उन्होंने करप्शन की लिमिट कर रखी थी, और इन्होंने क्या किया है पुतिन ने कि भाई इनका मकसद ये कह नहीं रहे, सीधा सीधा मकसद ये है कि जेलेंस्की को हटाओ, क्योंकि वो अमेरिकन और वेस्टर्न पपेट है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज दुनिया में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का सिनेरियो है। इस वक्त जो खबर है यूक्रेन से, वो ये है कि प्रेसिडेंट वहां से फरार हो गए या नहीं हुए। ये एक कहानी चल रही है। जिस वक्त आप देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ और खबरें उसके बाद आगे आ जाएं। इसके साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रूस के साथ बात करने के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी है। इसके अलावा जो खबर है वो ये कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने ये ऑफर कर दिया है कि मेरे यहां आकर के दोनों डेलीगेशन बात कर सकते हैं। अभी आगे सूरत क्या बनेगी, क्या होगा, और ये जंग जो है किस रास्ते में जा रही है, ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका और नेटो मुल्क दूर से देख रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने ये कहा कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शेर के सामने बकरी को छोड़ दिया गया और जिन्होंने छोड़ा वो खुद मचान पर चढ़ गए। तो ऐसी सूरत हाल है। इसको जानने के लिए क्या कुछ है, जंगों में क्या होता है, किस तरफ जंग जा रही है, सईद नकवी साहब से आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कई जंगें अपने आप देखी हैं, इराक जंग कवर की है जिसमें हम भी शरीक थे, और आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसे किया। तो जंगों में क्या कुछ होता है, यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, इस सबको समझने के लिए सईद नकवी साहब से हम बात कर रहे हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पहले ही जो इश्यू उठाया था, हाँ, वो ये कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की फरार हो गए हैं, हाँ, इसका तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि आप उन दिनों में वहां तिकरीत वगैरह में थे, जहां से सद्दाम हुसैन फिर गायब हुए थे, और ये लोग कैसे गायब होते हैं। उसमें और इसमें फर्क ये है कि सद्दाम हुसैन छुपे थे। ये अगर ये गायब ना फरार ना हो जाएं, फरार ना हो जाएं, तो ये बेवकूफ है, क्योंकि भाई इन्हीं सारा खेल यही है कि ये हटे, क्योंकि ये पपेट हैं नेटो के और वेस्ट के, ये हटें, ये इसीलिए लाए गए थे। तो ये इनको ये मालूम है। अब ये चुपके से अगर मुल्क के बाहर जाना है तो ये पोलैंड में होंगे, अगर मुल्क के अंदर रहना है तो बहुत सी जमीनें, बहुत सी जगह हैं। आपने सद्दाम हुसैन वाला आपने तो खुद देखा था, वो कहाँ पकड़े गए, कहाँ देखे गए, तो अल्लाह जाने ये कहाँ है। बहरहाल ये अभी महफूज हैं। ये छोड़ के इसलिए नहीं भाग सकते कि इनके चारों तरफ जो बंदूकें लिए खड़े हुए हैं, जो इनके गोया बॉडीगार्ड्स हैं, वो सब वो नियो नाजी फोर्स है जो कि यूक्रेनियन नेशनलिज्म को आगे लेके बढ़ रही है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं भागा, वो कहेंगे नहीं, तुम तो लीडर बने हो, अब इनसे लड़ना है। तो वो तकरीरें बेचारा कर रहा है, और बहरहाल हालात बहुत इबरतनाक हैं। देखिए, कोई भी खून, इंसान का खून कहीं भी बनता है, बहे काज़मी साहब, हमें अच्छा नहीं लगता। हमने बहुत देखा है, लेकिन कभी हम बर्दाश्त ना कर पाए, रोए हैं। और ये भी, हालांकि ये बहुत कम है बनिस्बत उसके जो और जगह हो चुका है, लेकिन अभी लोग रो रहे हैं, बच्चे बेसमेंट में छुप गए हैं, भाग भाग के जा रहे हैं। अच्छा नहीं मालूम होता, और इबरतनाक है। उनका एक बयान और साथ साथ आया यूरोप के
लीडरों के साथ उन्होंने बात की है वर्चुअल। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे शायद आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। यानी अब वो शख्स इस हद तक बोल रहा है उन लीडर्स को जिन्होंने बड़ा भरोसा दिलाया था जंग के लिए हालात बनाए। देखिए साहब, उन्होंने तो तकरीबन वो हरकत की है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, हम मारेंगे, मारो मारो। अब देखिए, महीने भर से आप ये कह रहे हैं कि 1,20,000 रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन बॉर्डर पे हैं, इन्वेड करने वाले हैं, वो कह रहे हैं हम सब नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि आपके यहाँ से ये आवाजें आ रही है कि आप इसको नेटो में अब्सॉर्ब करने वाले हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है। आप तो अब इसमें आप, लेकिन वो आ रहा है, वो आ रहा है आपके जो, अच्छा इसके ये कई दायरों में ये खेल है। पहले माइक्रो लेवल से शुरू करें, यानी ये खेल शुरू करें यूक्रेन के अंदर से। यूक्रेन में आपको याद हो एक ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था 2004 में। तो अब ऑरेंज रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑरेंज रेवोल्यूशन का मतलब ये, कोई भी कलर रेवोल्यूशन जिसे कहते थे, उसमें यह है कि कुछ लोग जिनको कि आप ले आए, जो कि रिबेलियस हैं, जो खिलाफ हैं, और जो भी आप चाह रहे हैं प्रोजेक्ट करना, उसके लिए वो उनको आपने टेंट्स में रख दिया सर्दी में, उनको आपने वोदका बेपनाह दे दी और चारों तरफ आपने 50 कैमरे लगा दिए। अब सर्दी में यूक्रेन का हर सिटीजन अपने घर से टेलीविजन देख रहा है। वो क्या देख रहा है कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है, लोग वहां खड़े हुए। तो एक इतना सा एरिया आपने अगर कवर कर दिया 40-50 कैमरों से, तो ऐसा लगता है, और कैमरे एंगल ऐसे बना दें, ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क, अब वो तो अपने घरों में है, वो समझते हैं साहब मुल्क खड़ा हो गया है, हम बंद रह गए हैं। ये इसे कहते हैं कलर रेवोल्यूशन। एक फेक सी चीज है दरअसल ये, यानी पूरा मुल्क खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपने ये इंप्रेशन बना दिया, परसेप्शन ये बना दिया मीडिया के जरिए। देखिए, मीडिया इज द मैसेज। याद रखिए कि अभी खेल जो शुरू हुआ है, अब आप इबरतनाक तस्वीरें देखेंगे मीडिया पे, अब आप उसमें फोकस देखेंगे बेसमेंट्स के, उसमें आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो ठग कहलाएंगे, पुतिन को सेटन, शैतान कहा जाएगा, पुतिन को हर वो वर्ड जो कि सद्दाम हुसैन के लिए कहा गया था वो इस्तेमाल होगा। मीडिया का एक पूरा इनके हाथ में, उधर जाएं तो उनके पास जरा सा आरटी, रशियन टेलीविजन का मीडिया है, वो दूसरी बात कह रहा है, लेकिन उसकी रीच बहुत कम है। ये दुनिया को देख, यानी हमारे और आपके दोस्त जो हैं वो घर में बैठे हुए इनको देख रहे हैं, अब इन्हीं से अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। और ओपिनियन उनकी क्या है? ये है कि साहब बड़ा, ये तो बड़ा गद्दार निकला, ये तो खूनी है, ये तो खूंखार है, ये तो बारबेरियन है, ये खत्म कर देगा, तो देखिए एक मुल्क को खराब कर गया। अब क्योंकि पूरा अफसाना बयान नहीं किया जा रहा, जो किया है पुतिन ने, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हर अफसाने के हमारा और आपका काम यह है कि हम दोनों तरफ से देखें। है क्या कि 1991 में सोवियत यूनियन गिरा, ठीक है, तय हुआ गोरबचेव के साथ एक समझौता हुआ। ये हुआ कि हम नेटो को, ये उन दिनों में जॉर्ज बुश सीनियर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, टेक्सास के रहने वाले, उन्होंने बाकायदा ये समझौता किया कि हम इन गुड फेथ आपके रशिया जो श्रिंक होके आ गया है उसके बॉर्डर तक हम नहीं आएंगे। ये आपके एग्रीमेंट था, मान गए। आपने तड़ातड़ ना आओ देखा ना ताओ, आपने नेटो को बढ़ाना शुरू कर दिया, और होते होते जितने भी ममालिक वो थे जो कि पुराने सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, मसलन पोलैंड, मसलन हंगरी, मसलन मोल्दोवा, अब ये सबको आपने क्या किया कि उन्हें अब्सॉर्ब कर दिया, वो नए मेंबर्स ऑफ नेटो बन गए। अगर आपको याद हो, जॉर्ज बुश के जमाने में रम्सफेल्ड वगैरह दो बातें करते थे कि
हु टॉक्स अबाउट ओल्ड यूरोप, यानी फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, ओल्ड यूरोप हो गया। वो जो हमने नेटो ने बनाया है वो है न्यू यूरोप। तो ये न्यू यूरोप बनाया गया, लोग भूल जाते हैं इसको। अब उसने ये कहा था, पुतिन ने कहा कि देखो हमारी फौजें यहाँ हैं, तुमने यह कहा कि तुम जॉर्जिया को और यूक्रेन को भी नेटो में लोगे, ये हमारी रेड लाइन है, ये हम नहीं होने देंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि बिल्कुल आप हमारे कंटिगुअस, तुम ही देख लो कि 1962 में तुम्हें याद है कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, कि क्यूबन मिसाइल लगा दिए गए थे वहां क्यूबा में, और जनाब यहाँ जंग शुरू होने वाली थी, दूसरी जंग अजीम, तीसरी होने वाली थी। तो आप देखो, फिर वहां पे एक और चीज है, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, इत्तेफाक से हमारे आलिम भी उसका तस्करा नहीं करते। एक चीज है मनरो डॉक्ट्रिन। मनरो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में एक डॉक्ट्रिन बनाई थी कि क्योंकि अमेरिका यूरोपियन वॉर से निकल के आया था, आजाद हुआ था, कि इस इलाके में, इस एरिया में, यानी लैटिन अमेरिका में कोई वेस्टर्न पावर अब आके अपने पांव नहीं जमा सकती, क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो मनरो डॉक्ट्रिन अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि जो, बड़े मजे की बात, ये भी मैं आपको धीरे धीरे आऊंगा कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा भाई ये हमारे मोहल्ले में तुम आ गए हो, तुम बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे खड़े हो, और वहां पे तुम, अगर नेटो आ जाएगा, हमारी वार्सो पैक्ट तो खत्म हो गया। फर्ज करो कि तुम्हारे कैनेडियन बॉर्डर पे तोपे लेके हम बैठ जाएं, या इधर मेक्सिकन बॉर्डर पे, तुम्हें कैसा लगेगा? सवाल है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तुम तो एक समंदर पीछे खड़े हुए हो, अटलांटिक के उस पार हो, तुम जंग यहां पे अगर खड़ी कर दोगे तो उस जंग की जद में कौन आएगा? जद में आएंगे जर्मनी, जद में आएंगे फ्रांस, क्योंकि बर्तानिया भी दूर है। अच्छा, बर्तानिया और अमेरिका की खास तालमेल है, स्पेशली क्योंकि ये बातें, कुछ बातें शुरफा नहीं करते कि भाई जात पात की बात ना करो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर वही एसेंस हो, तो मसलन ये भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें जात है, तो ये बात करना पड़ेगी। वैसे ही ये एंग्लो सैक्सन डोमिनेशन का खेल है, यानी एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एंग्लो सैक्सन यानी के अमेरिका और बर्तानिया बरसरे इख्तिदार रहे इसके ग्लोबल पावर के, यानी इनकी ये उसके गोया बड़े चौधरी रहे। फिर जब सोवियत यूनियन गिर गया, सोवियत यूनियन जब गिर गया तो सवाल ये उठा कि भाई अब नेटो की जरूरत क्या है? ये तो इसलिए था, उधर से वार्सो पैक्ट कंट्रीज थी, वार्सो पैक्ट था, इधर नेटो था। अब सोवियत यूनियन गिर गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं ना। मिसेस थैचर, मैं कई दफे याद दिला चुका हूं, उन्होंने फिनलैंड में एक रिपोर्टर से कहा नहीं, नेटो की अभी, अब बताइए बर्तानिया के न्यूक्लियर डिटेरेंट की जरूरत क्या है? अब है इसलिए कि अभी मिडिल ईस्ट में एक किस्सा है। क्या किस्सा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था 1991 में, 92 में, वो एक गोया ठप्पा लगाया गया था कि देखिए हम, वेस्ट जीत गया, सोवियत हार गए, अब उसमें देखिए हम जो चाहेंगे करेंगे। ये एक स्टैंप गोया उन्होंने लगाया, और उस स्टैंप लगाने में एक बनाई गई कोalition ऑफ द विलिंग। कोalition ऑफ द विलिंग को किसने लीड किया? मार्गरेट थैचर और जॉर्ज बुश सीनियर, यानी जॉर्ज बुश के वालिद। ये दोनों एंग्लो सैक्सन, ये कि उन दिनों में सोवियत यूनियन के गिरने के साथ साथ
ये याद मैं ये कई बार कह चुका हूं, लेकिन बहुत जरूरी लोग भूल जाते हैं। उसके साथ साथ जर्मनी रीयूनिफाई हो गया था। तो दोनों पिछली जंगों में जर्मन बहुत आगे आगे था, पेश था ऑपोजिशन में। अब ये यूनिफाई हो गया है। कहीं ये जो ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें ये अपना हिस्सा मांगेगा। लिहाजा एक जंग बनाई गई जो कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, और उसमें यही लोग ऊपर रहे। ये और कई दफा ये हो चुका है। इस पूरे युगोस्लाविया के झगड़े में भी यही हुआ कि जर्मनी ने बहुत उसको क्रोएशिया को रिकॉग्नाइज कर लिया, और इन्होंने कहा देखिए देखिए ये एक्सेस पावर्स आ रही हैं, क्योंकि क्रोएशिया जर्मनी के साथ था जंग में, पिछली जंग अजीम में, समझे। तो ये बार बार इशू आता है, इसका तस्करा क्यों नहीं करते? क्योंकि एंग्लो सैक्सन मीडिया है, आप समझे नहीं, उन्हीं का मीडिया है, इसलिए इसकी बात नहीं होती। किस्सा अब ये है, अब पूरी तस्वीर क्या बन रही है कि आपने अंदर, पहले हम शुरू करें यूक्रेन से। यूक्रेन के अंदर एक ऐसी फोर्स को बाकायदा, यानी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है ये। जेफ पायट हमारे दोस्त थे, यहाँ पे पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे दिल्ली में, और उसके बाद वो एम्बेसडर बने यूक्रेन के सबसे पहले। और साहब उन्होंने, ये वो जगह है जहां पे अगर आपको याद हो, हंटर बाइडेन का बेटा, वहां की एक ऑयल कंपनी थी जिसमें इन्वॉल्व था। बाइडेन को ओबामा ने पॉइंट मैन बनाया था एज वाइस प्रेसिडेंट, पॉइंट मैन फॉर यूगोस्लाविया, वेयर हिज सन, यानी उनका बेटा बाइडेन, जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन वहां मुलविस था। तो ये बहुत सी चीजें हैं अंदर की खिचड़ी में, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब आप देख लीजिए, आप चाह रहे हैं कि अच्छा हड़का आपने लगा दिया, जैसे वो शेर के शिकार में ड्रम बीटिंग होती है तो सब वो शेर उधर की तरफ निकल आता है तो मचान से आप मार लेते हैं। अब इन्होंने हड़का, दे आर इन्वेडिंग, वो कह रहे भाई हम नहीं कर रहे, नहीं दे आर इन्वेडिंग। अच्छा था। और उस बीच में आपने क्या शुरू किया, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर वो फंस गए थे अपने उसमें, जिसको कहते हैं पार्टी गेट। वो पार्टी कर रहे थे कोविड के जमाने में अपने नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, तो हाउस के अंदर उनकी लेदे हो रही थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसी लेदे के बीच में वो जनाब अली गायब हुए, और तस्वीरें उनकी आई यूक्रेन में कि भैया हमको गोया कि पार्टी गेट की छवि हटाओ और हमको वॉर लीडर बना दो जैसे चर्चिल था। अब इत्तेफाक की बात यह है कि बोरिस जॉनसन विंस्टन चर्चिल नहीं है। विंस्टन चर्चिल के वॉर रूम्स की तस्वीरें और वो किस्से आज तक लेजेंडरी हैं। अब ये तो वो नहीं हो सकते, ये साहब पहुंच गए वहां। अब ये लगे हुए हैं कि नहीं देखिए हम कुछ करने वाले हैं। इन लोगों ने वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा कि देखिए जितने रशियंस हैं उनसे रिश्ते तोड़ दीजिए, और ये ओलिगार्क्स जो यहाँ आके बैठे हैं, रशियन ओलिगार्क्स, इन सबके उस पे वेल्थ पे इन्वेस्टिगेट कीजिए, कब्जा कीजिए। अब क्या हुआ, ये जब सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे जॉनसन साहब, तो ये गए थे टस्कनी और यहाँ वहां, यही रशियन ओलिगार्क्स पार्टीज देते थे, उनके नाम भी हैं, उनमें जाते थे। तब ये हुआ कि साहब उनको पकड़ो, तो आप कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑल रशियंस आर नॉट बैड, सब रशियंस बुरे नहीं होते। तो गोया दोनों मुलव्विस हैं इस यूक्रेन के मामले में। बाइडेन, हंटर बाइडेन का किस्सा, ये अपना पार्टी गेट को छुपाने के लिए, और यही दो सबसे आगे हैं जंग कर ले। जर्मनी नहीं चाहता, फ्रांस नहीं चाहता, दोनों जाके, लेकिन वो ये भी नहीं कहना चाहते पब्लिकली कि हम वेस्टर्न अलायंस कोलैप्स कर गया, वो नहीं कहते। लेकिन वेस्टर्न अलायंस की हालत जो है वो मैं अभी आऊंगा। आपने वहां यूक्रेन के अंदर बना दी एक नेशनलिस्ट नियो नाजी पार्टी, जो कि इस वक्त ज़ेलेंस्की को घेरे हुए है। ये जहां भी होंगे उनकी बंदूकें इनके ऊपर है।
वो इधर से उधर टस मस नहीं हो सकते। उन्होंने करप्शन की लिमिट कर रखी थी और इन्होंने क्या किया है पुतिन ने कि भाई इनका मकसद ये कह नहीं रहे, सीधा सीधा मकसद ये है कि ज़ेलेंस्की को हटाओ क्योंकि वो अमेरिकन और वेस्टर्न पपेट है। और ये जो कुव्वतें हैं खतरनाक किस्म की, यानी नियो नाजीज, इनको तहस नहस करो, ये उसका एम है। कहां तक ये कामयाब होगा नहीं मालूम। जंग अर्बन वॉरफेयर बड़ी खतरनाक चीज होती है। शहरों के अंदर कहीं भी स्नाइपर, और वहां उसने जनरल मोबिलाइजेशन का कॉल दे दी है ज़ेलेंस्की ने, तो हर एक जना बंदूक और पिस्टल लिए खड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन, यानी खतरनाक स्ट्रेटेजिकली नहीं, लेकिन लोगों की जाने जाएंगी, शहर जो है ऑक्यूपाई किया जाएगा। अब बर्तानिया और अमेरिका का ख्वाब तो ये होगा कि इसमें इस तरह से रूस फंसे जैसे कि ये वहां फंस गया था अफगानिस्तान में, और जहां हम भी 20 साल फंसे रहे, उसी तरह ये अगर फंस जाए यहाँ किसी तरह से, तो ये उनका बेस्ट सिनेरियो है। उसका ये है कि ये हटें और मेरे ख्याल में वो जो डॉनबास का इलाका है जहां रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो वहां तक लाके अपनी लाइन खींच लेगा। हो सकता है कि ये ऊपर खारकोव से लेके और ओडेसा तक, ये उसको समंदर का ओडेसा भी मिल जाएगा, यहां तक ये खींच ले। अब इसमें जंग के लिए आपने हड़का तो दे दिया, अब जंग लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि जर्मनी नहीं राजी है, फ्रांस नहीं राजी है, आप खुद नहीं राजी हैं, क्योंकि आपके यहाँ के खुद ही डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है भाई जंग होगी तो वो न्यूक्लियर हो जाएगी। अब न्यूक्लियर होगी तो अमेरिका तो वहां है, यहाँ यूरोप तो तहस नहस हो जाएगा। लिहाजा जंग होगी नहीं। इनको ये मुसीबत, अब ये मुसीबत लंबी होती जाए, ये वेस्टर्न सिनारियो ये है। वो खामोशी से स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे, वो खामोशी से कुनक पहुंचाएंगे, वो खामोशी से असलहे ऑलरेडी अनाउंस करके पहुंचा चुके हैं। और ये असलहे ब्लैक मार्केट में आएंगे, ये जाएंगे वहां बेलारूस जाएंगे और तमाम पास के ममालिक में बिकेंगे, क्योंकि हालात, इक्तिसादी हालत बुरी है और असलहे आप भेजते चले जा रहे हैं। तो गोया इस पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा वेस्ट का दिखाई देता है। पुतिन का यह है कि मैं अपना इस फ्लैंक को सिक्योर कर लूं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं जो होगा। हालात नंबर इस वक्त दुनिया की सिचुएशन क्या है? वेस्ट जो है वो है डिसअरे में। बर्तानिया फ्रांस से ज्यादा नफरत करता है या पुतिन से, यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी जंग है, लिहाजा सब एक साथ है। तो बर्तानिया एक तरफ, फ्रांस जर्मनी एक तरफ, अभी हंगरी और पोलैंड से यूरोपियन यूनियन का झगड़ा हो गया किसी एक मुकदमे के ऊपर, वो अलग, अमेरिका अलग। अमेरिका में क्या हो रहा है जो दुनिया में हो ही नहीं सकता। ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुतिन, अरे ही इज अ जीनियस, क्या स्टेप किया, वाह 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 वाह, क्या कदम लिया उसने, वो तालियां बजाना। अच्छा, आप आमतौर से तो कहते हैं कि भाई ये मसला है, इसके स्टेटमेंट को इग्नोर करो, लेकिन उसकी रेटिंग्स बाइडेन से आगे बढ़ रही हैं इस वक्त, तो लिहाजा उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मालूम यह हुआ कि वेस्ट डिवाइडेड है। इधर की तस्वीर क्या है? रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के और ममालिक, ये सब अभी तक वो एक जगह पे है, एक गुट में है, एक ही मुट्ठी में है। तो ये ओवरऑल पिक्चर ये बन रही है। लिहाजा वेस्ट तिलमिला के क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। नकवी साहब, चूंकि आपके बहुत से तजुर्बात हैं, मैं एक चीज जो अभी जल्दी से समझना चाहता हूं मुख्तसर, वो ये कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे ज्यादा बुरी हालत है जंग की। दूसरी बात जो अब तक समझ में आ रही है वो ये कि रूस हुकूमत बदलना चाहता है
यूक्रेन के अंदर, और अमेरिका और नेटो मुल्क दूर से खड़े हुए देख रहे हैं। उनके बारे में मिडिल ईस्ट में यह बात कही जा रही है कि अमेरिका अपने दोस्तों को बीच में छोड़ करके भागने में धोखा देने का माहिर है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अरे आपने तो कही दिया। हाँ। वहां छोड़ के गनी, देखिए सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी, अफगानिस्तान में अशरफ गनी प्रेसिडेंट, इनके बनाए हुए इलेक्शन वो हार गए थे। इलेक्शन दरअसल अब्दुल्ला जीता था। ये इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक वगैरह में थे, उन दिनों में अमेरिका की चलती थी चौधराहट, उन्होंने इनको पकड़ के प्रेसिडेंट बना दिया। ये था प्रेसिडेंट थे। जबकि और अब यही जब बातें शुरू हुई तालिबान से, तो इनसे कहा गया कि भाई अब जरा आप जाइए, वो अकड़ के बैठ गए वहीं पे। हिंदुस्तान अशरफ गनी के साथ, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका से यूं थी, लिहाजा वो अशरफ गनी के साथ। अब जनाब अमेरिका को छोड़ के भागा तो हिंदुस्तान भी सीख गया है। अब इस वक्त ये ज़ेलेंस्की के साथ नहीं है, जिसको कि अमेरिका मदद कर रहा है। इस वक्त ये पुतिन के खिलाफ नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि अफगानिस्तान से यहां तक अमेरिका की जो शरी हुई है वो तो हुई है, लेकिन हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये है, प्रेशर पड़ेगा कि साहब आप यूएन में हमारे वोट के साथ जाइए। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कहां तक खड़ा रहता है और कहां तक ये प्रेशर में आ जाएगा फिर। अच्छा नकवी साहब, एक बात, चूंकि बहुत लंबा तजर्बा है आपका, मुख्तलिफ जंगें आपने देखी है, ये जो रजीम चेंज की कहानी है, जिसको अक्सर हम वॉशिंगटन से अब तक सुनते रहे हैं, मॉस्को से जरा कम सुना है। अब ये जो अमेरिका की और रूस की रजीम चेंज का तरीका है, वो दोनों में अगर आप कंपैरेटिव कुछ बता सकें, चूंकि इराक का आपने देखा है, लीबिया में किस तरह से हुआ वो हमने देखा है, और भी बहुत सी चीजें देखी हैं। अब ये यूक्रेन की कहानी, जिस तरह से कहा जा रहा है, फौज से कहा जा रहा है कि आप हुकूमत अपने हाथ में ले लो, आप ज्यादा भरोसे के होंगे पुतिन की तरफ से। ये रजीम चेंज में दोनों ताकतों में अपना तरीकाकार क्या कुछ है, इसमें कंपेयर अगर आप करें तो क्या फर्क? सद्दाम हुसैन के लिए तो आप मौजूद थे। जी जी। उसको तो मार लिया, पकड़ के मार लिया, खत्म हो गया। और उसमें कैमरे की कहानी भी थी, उसमें कैमरे की कहानी भी थी, जो आपने कैमरे की कहानी बताई, उसमें कैमरे की कहानी भी थी। कैमरे की कहानी अब इस वक्त को लंबा हो जाएगा, कहिए तो मैं सुना दूं। नहीं, मुख्तसर करके बताया जा सकता। हम और आप, वी आर दी ओनली विटनेसेस। आप, हम और हमारी टीम दुनिया के वाहिद विटनेस हैं कि वो जो सद्दाम हुसैन का स्टैचू गिराया गया, जो कि एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई, वो बहुत बड़ा झूठ था। कि वो ऐसा कि जैसे कि जनता खड़ी हो गई इराक की और उसने जनाब खींच लिया स्टैचू, ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा वहां उसमें पैलेस्टाइन होटल के अंदर हमारे ही लोग थे, उन्होंने देखा कि वो जब नहीं बड़ा मजबूत था, उसके लैसो एक रस्सी फेंकी गई और चेन, और उसको मरीन्स ने बाकायदा टैंक से खींचा, गिराया, तब वो तस्वीर खींची गई झूठी। लोग आ रहे हैं और लोग, कोई नहीं था। इनको बाकरल क्या नाम था, बाकर हकीम नहीं, ये मुक्तदा सदर से इन्हें जाके बात करनी पड़ी कि भैया जनता को लाओ बाजार में। तब वो सद्दाम सिटी का नाम बदला गया, वो सदर सिटी कहलाया गया, और वहां से शिया लोग लाए गए जो सद्दाम हुसैन के स्टैचू की तस्वीरों को चप्पल मार रहे थे। वो तस्वीरें ली गई, तब कहीं जाके इनको दुनिया को दिखा सके कि हाँ वाकई में एक पॉपुलर अपराइजिंग हुई है, जो कि नहीं थी। मैं वो मुख्तसर वो जानना चाहता हूँ, अमेरिका और रूस का जो हुकूमतें बदलने का तरीका है। ये चाह रहे थे, ये 2011 से अभी तक इनका एम ये रहा है कि बशार अल असद हट जाए, रिजीम चेंज इनका ओपन है। बल्कि याद है आपको हिलरी क्लिंटन कैमरे में, गेट आउट ऑफ द वे असद, द पीपल आर कमिंग, ये था। तो वो गेट आउट अभी तक तो वो मौजूद है, अभी तक मौजूद है। आपकी छत्र छाया में जो था अफगानिस्तान में,
वो बेचारा दुम दबा के भागा, पता नहीं कितने डॉलर लेके हवाई जहाज में बैठ के, वो यूएई वगैरह में कहीं सुना है रहता है आजकल। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तब्दील हो जाएगा, ये क्योंकि वहां जंगे वो आप दूर लड़ रहे हैं, ये इनके मोहल्ले की बात है। आप जंगें दूर दूर से लड़ रहे थे, यहाँ उसके मोहल्ले में आप घुस के उसको मारना चाह रहे हैं। वो उसका ये यानी पुतिन कोई इतनी कमजोर कुव्वत नहीं है भाई, उसने एक बिल्कुल बोसीदगी के हालत में पाया था रशिया को, उसको इस वक्त एक पावर खड़ा कर दिया है। उसकी तारीफ भी हो सकती है, उसकी तारीफ हो सकती है कि उसने देखिए बिल्कुल वो ये तो देश खाया था आपके क्या नाम है इससे पहले जो था बोरिस जॉनसन, टोटली हर चीज यानी क्या हाल था, कहा बाप रे बाप। मैंने वो इबरतनाक तस्वीरें देखी है गुर्बत की मॉस्को में उन दिनों में, ये इन्होंने कर दिया। तो उससे खींच के ये लाया है, अब ये एक पावर है। हमसे तमीज से बात करो। देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में यहीं दिल्ली में, और वहां पे एक उनका नेवल चीफ आया था जर्मन, उसने खुल के ये बात कही कि भाई देखो, all he wants is respect from you, Putin, and he probably deserves that respect. वो हकदार है उस रिस्पेक्ट का, आप उसको इज्जत से बात करिए। और वो ये क्रॉस करना, ये आप क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप उसको नेटो में अब्सॉर्ब कर लेंगे उसके मोहल्ले के मुल्क में, तो उसने यहाँ फौजें खड़ी कर दी कि भाई फिर हम देखो ये ना करना। अब उसने देखा कि आप अंदर अंदर से खेल खेल रहे हैं, आप एक ऐसी कुव्वत को मजबूत कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर जो कि नियोनाजी है, जो कि नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट नियोनाजी, यानी ओरबान, विक्टर ओरबान के से 10 जूते आगे ये जो है यहाँ पे। तो उनका कि ये खतरनाक चीजें हैं, इसको हम अभी जाके निपट लेते हैं। अब आपका ये है कि क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करिए। देखिए ये किस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये फैलेगा, इसमें क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होंगे, इसमें आप देखेंगे कि बम ब्लास्ट होंगे, इसमें जो अफगानिस्तान में जो लोग छुपे हुए हैं, फ्लाई करके गए थे, टेररिस्ट जो भेजे गए थे नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ये सब आप देखेंगे कि कॉकेशस में टेररिस्ट किस्से आएंगे। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने 3, ये 1 साल आप देखिएगा टेररिज्म और धमाके, यानी चैन से ये नहीं बैठने देंगे। और उधर चीन को परेशान करेंगे ये हांगकांग से, ताइवान से और हमारे जरिए, और हम इसमें कहीं ना फंस जाएं। इसके लिए मैं, आप, हम और जितने भी ऑडियंस है वो सब मिलकर दुआ मांगे भाई कि हम फंस न जाए, हमारा काम हो जाए, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनके लिए हम बलि का बकरा बना दिए जाए, इससे बचना ऐन है ईमान का, इससे बचो। उनका काम मत करो, अपना काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने जो आखिर में बात बताई वो बहुत अहम है। वो दोस्तों को छोड़ करके भाग जाता है, ये तजर्बे बहुत सामने आ चुके। भारत को भी समझदारी से काम करना है, अपने इंटरेस्ट बचाना है, ये बात बहुत ही अहम बताई आपने, और तकरीबन हर मुल्क के लिए एक सबक है ये, जिस तरह से जो हालात होते हैं। नकवी साहब, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई, इराक वार का तजर्बा भी बताया, ये भी बताया कि इम्कानात क्या हैं, रूस क्या चाहता है और अमेरिकन क्या चाहते हैं, और आने वाले वक्त में क्या क्या कुछ हो सकता है। वो हम अक्सर अपने देखने वालों को हम ये चाहते हैं कि वो इतने मैच्योर हो जाए चीजों को समझने में कि आगे भी देखने लगे। वो बात आपने बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज भी हमने बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। नकवी साहब हमें बहुत से तजुर्बात को एक साथ इकट्ठा इतने कम वक्त में करके हमें दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।